हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज फाइन। क्या मेरी वॉइस आप लोग को लाउड आ रही है? स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है? फटाफट कंफर्म करिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। अब आप देख रहे होंगे सर, ये 100% डाउनलोडिंग कंप्लीट, ये क्या चीज है? 100% डाउनलोडिंग कंप्लीट का मतलब यह है कि अब मैं हर एक स्टूडेंट की वो बारीक से बारीक बात या कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट अगर होगा तो मैं नोट डाउन करूंगा और उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। और वो चेंजेस मैंने क्या करे हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये चेंज मैंने आपके लिए कर दिया है। अब ये चेंज क्या है सर? ये तो पहले भी था। अगर आपको याद हो तो हमने 2 क्लासेस ली हैं। दोनों क्लासेस के अंदर मैंने आपको रियल आईबीपीएस का इंटरफेस ला करके दे दिया है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तक 2 फैब को मैंने आईबीपीएस का रियल इंटरफेस यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर दिया था। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में 2 फैब से पहले ये इंटरफेस नहीं था। फिर जब इस इंटरफेस को आपके सामने लाया गया तो आप लोगों ने फीडबैक दिए। फीडबैक में निकल करके आया, सर जब आप क्लास में कर रहे हो तो फोंट बहुत छोटे दिख रहे हैं, इतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है सर। जब हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तब दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत भी आपकी पूरी कर दी। आज आ गया हूं मैं प्रॉपर अपने फॉर्म में, जिसमें हम पीपीटी के थ्रू क्वेश्चंस को करेंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। इससे आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर मैं डायरेक्ट मॉक में से करवाता तो आपको पीडीएफ नहीं दे पाता। अब मैं आप लोग को पीडीएफ भी दूंगा। आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा भी और आप लोगों को फील भी आएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को कुछ अलग नहीं लगेगा। ये मैंने आपके लिए कर दिया है। तो क्या इस बात पे अपन कह सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग थी वो 100% कंप्लीट हो चुकी है? और क्या ये जो टैगलाइन जब मैंने स्टडी क्योंकि स्टार्ट करा था मैं यूज किया करता था, क्या ये टैगलाइन अब वापस से हम इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब आज ये स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एसबीआई पीओ प्री का रियल एग्जाम लेवल। एसबीआई पीओ प्री में आपको पता है 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर दिए। तो क्या लेवल रहने वाला है एसबीआई पीओ प्री का, यहां पर आपको पता चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं लगभग 6 साल से कंटेंट को देख रहा हूं। लगभग 6 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो मुझे पता है एआई और एग्जाम में जो कंटेंट आता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें नो एआई कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग को मिलेगा एग्जैक्ट एग्जाम लेवल वाला कंटेंट। वो आप लोग जब देखेंगे आप लोग को पता लग जाएगा। ये भी आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये रियल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का है कंटेंट या नहीं है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने प्लेटफॉर्म चेंज करा है। मतलब अब सारी ही क्लासेस आप लोग को स्टडी के ऊपर मिलेगी। यूट्यूब की जितने भी क्लासेस है स्टडी के यूट्यूब चैनल पर हो रही है। पेड क्लासेस भी अब स्टडी के ऊपर मिलेगी। तो मैं एक बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। स्टडी के ऊपर मंजिल बैच 2026 लॉन्च हो गया है। 9 तारीख से इसकी पहली क्लास है और ये सारे कोर्सेज को कवर करेगा। इसके अंदर जितने भी आगे एग्जाम आ रहे हैं सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर मैंने कल अनाउंसमेंट करा था आरबी असिस्टेंट के 10 मॉक टेस्ट इंग्लिश के आपको इसके अंदर मिलेंगे। प्री के 5 मॉक टेस्ट मेंस के मिलेंगे। आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी इंटरफेस पे। और फिर उसके बाद मैं आपको इस इंटरफेस पे आपको मिलेंगे आरबी असिस्टेंट के। उसके बाद फिर मैं आपको लाइव आके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ये सब अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आप लोग 2 ऑफर चल रहे हैं। आप इन 2 ऑफर के लिए जा सकते हैं। 6 मंथ के लिए आप 499 में ले सकते हैं। 12 महीने के लिए आप 699 में ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 10 तारीख तक वैलिड है। 10 तारीख के बाद प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस फिर कम नहीं होगी। ये मत सोचना 2 दिन प्राइस बढ़ गई फिर कम कर देंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर एक बार प्राइस बढ़ी तो बढ़ी, फिर वो प्राइस इस रेट पे नहीं आएगी। ये क्यूआर कोड है, यहां से जाके आप स्कैन करके बाय कर सकते हैं। फटाफट अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बस ये देनी थी कि अब न्यू वेबसाइट आ गई है। सब कुछ अब आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट का जो भी कंटेंट है एप्लीकेशन पे ट्रांसफर हो रहा है। आपको विद इन 7 डेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैं आकर के अनाउंस कर दूंगा। अभी वेबसाइट से जाकर के आप लोग लॉग इन करिए
और वेबसाइट से जाकर के जो इसमें क्विज़ेस पड़े हैं वो देखिए। 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वेबसाइट के थ्रू वो भी देखिए। एप्लीकेशन आते ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एसबीआई पीओ प्री का एग्जैक्ट इंटरफेस, एसबीआई पीओ का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, ये रहा आपके सामने। मैं टाइमर लगा रहा हूं, 30 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के लिए इनफ है, बनाइए। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए 30 सेकंड ज्यादा है कम है। अगर आपको 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं मतलब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर 30 सेकंड आपको कम लग रहे हैं मतलब आपको और प्रैक्टिस और मेहनत करने की जरूरत है। आज इसको बनाते हैं। इट, आपको पता है जब भी इट आता है तो इट के बाद इस इट की वर्ब आती है। जब आप इस इट की वर्ब लगाओगे तो जाहिर सी बात है जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर इट से पहले कोई वर्ब या कोई प्रपोजिशन लिखी हुई है तब ये इट जो है वो फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर इसकी आगे वर्ब नहीं आएगी। ये वाली बात ध्यान में रखिएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपने देखा इट से पहले ना तो कोई वर्ब है ना तो कोई प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब ये इट अपने आप में सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब आ गई अपीयर्स। तो इट अपीयर्स दैट, दैट के बाद आपको मैंने कितनी बार बताया है, दैट के बाद या तो वर्ब आती है या तो न्यू सब्जेक्ट आता है। अब आप सबको पता है ये जो ही है न्यू सब्जेक्ट है, दो कोमा आते ही हम कहते हैं जल्दी यहां से हटो। ही के बाद सिंगुलर वर्ब वोज आएगी, बात खत्म। डी आंसर 1 नंबर हमारी जेब में जाता हुआ, क्योंकि ये एसबीआई पीओ प्री है। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। एरर का ये लेवल रहेगा, मैं लेवल बढ़ाते रहूंगा, लेवल में बैलेंस करते रहूंगा। पूरी क्लास ऐसे ऐसे चलेगी। ये नहीं कि सारी चीजें टफ जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो रियल एग्जाम में आती है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को सिखानी होगी, सब कुछ क्लास के अंदर होगा। आप लोग को बस क्लास को ध्यान से देखना है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी हिंदी भी कर दूंगा, लेकिन एरर की हिंदी करना, आप अपने टाइम की हिंदी कर रहे हैं। एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन को रूल से उड़ाइए। अगर रूल नहीं लग रहे तब हिंदी करिए, तब रीड करिए। ठीक है भाई, तो यहां पर आराम से आप लोगों को एरर मिल गई। अब आप लोगों को मैं एनोटेटेड पीडीएफ भी दे पाऊंगा। लगेगा हम एग्जाम में बैठे हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल रही है। आपके लिए फॉन्ट भी बड़े कर दिए, और आप बोलो आपको क्या चाहिए वो आपके लिए मैं ला दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर इसको उड़ाइए। हाँ, ये देखो, ये एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात करी कि सर एनामोर्ड का मीनिंग बता दीजिए। एनामोर्ड, देखिए एनामोर्ड का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए किसी को लेकर के, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा उसको अच्छी लगे, एनामोर्ड हो गया, खो ही गया उसमें, किसी में खो जाना, इतना डूब जाना उसमें, तो उसको अपन एनामोर्ड कहते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है इट अपीयर्स दैट, ऐसा अपीयर हो रहा था, ऐसा लग रहा था, ही वाज एक्टिवली एनामोर्ड ऑफ द सी, तो वो सी के अंदर इतना अट्रैक्ट हो गया, इतना खो गया, इतना गुम हो गया, वो सी को ही देखे जा रहा है, उसको अपन एनामोर्ड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। कोई वोकैबुलरी आएगी तो मैं जरूर ध्यान रखिए आप लोगों को बता दूंगा। बाकी अपन हिंदी नहीं करेंगे एरर की। अगला क्वेश्चन बनाइए। आ जाइए। टेरर इंसिडेंट्स, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे टेरर इंसिडेंट्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इंसिडेंट्स है, अगर वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी। इन ऑस्ट्रेलिया बोंदी बीच, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये कोमा और ये कोमा मैं एक बार के लिए हटा सकता हूं, एडिशन फॉर्मेशन समझ करके हटा दिया। इंसिडेंट्स था तो हैव आ गया। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम में कहीं ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पर वर्ब की फॉर्म गलत लिखी होगी, तो हैव ग्रोन होगा, तो आपको यहां पर इसको ग्रोन करना पड़ेगा, मतलब आपको सी में आंसर लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाओ।
अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जामिनर पता है क्या करता है, एग्जामिनर ये सोचता है कि स्टूडेंट को जो चीज रटी होगी ना, स्टूडेंट वो गलत कर सकता है जो चीज उसने रटी हुई है। देखो क्या मैं आपको बताता हूं, आपने देखा यहां पर इफ आ रहा है, इफ के बाद आई आ रहा है, तो आपको पता है जब इफ आता है तो हम वोज नहीं लगाते हैं, हम वहां पे वर ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमेजिनेशन सिचुएशन बना रहे होते हैं। जैसे देखो इफ आई वर सिडनीज मेयर, अगर मैं सिडनी का मेयर होता तो इमेजिनेशन है। तो जब इमेजिनेशन की कंडीशन होती है तो हम आई हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर लिखा हो, हम उसके साथ वर को ही प्रेफर करते हैं, वर ही लगाते हैं, ग्रामेटिकली वर सही होता है। तो ये तो चीज आपने याद करी हुई, आपको समझ में आ गई कि यार इफ आया है तो हम यहां पे वर लगाएंगे, इसका मतलब ए तो सही है, ए में कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यह भी पता होता है यार वर आया, इसका मतलब ये टाइप 2 है कंडीशनल सेंटेंस का। अब टाइप 2 में होता क्या है, टाइप 2 में ये होता है कि अगर आप इफ के साथ सब्जेक्ट लिखते हो और फिर अगर आप यहां पे वर लगा रहे हो, मतलब ये टाइप 2 है, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आएगा उसमें सब्जेक्ट के बाद हमारे को वुड लगाना पड़ेगा, या हमारे को शुड लगाना पड़ेगा, या हमारे को कुड लगाना पड़ेगा। यही आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और इन सब के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आए यहां पर, आपने देखा यार ये रहा दूसरा सेंटेंस, आपने यहां पर आई देखा, आई के बाद वुड देखा और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, तो आपने कहा यार ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप और आगे बढ़े, डैट, डैट के बाद एनी कंपनी, एक और सब्जेक्ट आ गया, एनी कंपनी डिगिंग सिटी स्ट्रीट्स, अगर कोई कंपनी डिग करी होगी सिटी स्ट्रीट्स को तो वुड आ गया अगेन। फिर आपने देखा ये हैव क्या कर रहा है, तो आपको लगा होगा यार वुड के बाद हैव नहीं आएगा, हमने तो पढ़ा है वुड और शुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपके मन में एक बात और चलती है, आपके मन में बात चलती है, एक होता है टाइप 3, टाइप 3 होता है कंडीशनल सेंटेंस का। टाइप 3 ये कहता है कि अगर इफ के बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने हैड लिखा, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लोग वुड लिखते हैं, वुड शुड कुड कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहां पर जाकर के हैव लगाते हैं और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपके माइंड में यह आ सकता है कि यार हैव तो सिर्फ टाइप 3 में ही आता है, मतलब गलत है, तो आपका आंसर सी आ सकता है। इसका मतलब आपने चीजें रटी हैं, आपने समझी नहीं है। कंसेप्ट ये कहता है अगर आप वर लगा रहे हो तो इसका मतलब ये टाइप 2 है, अगर ये टाइप 2 है तो सब्जेक्ट के बाद वुड शुड कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव अपने आप में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये है वुड के बाद हैव आ गया, तो ये वाला जो रूल था ये सेटिस्फाइड हो गया, हैव यहाँ पे गलत नहीं है, मतलब यहाँ पर सी भी सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत है 2 के बाद पेड कैसे लिख रहे हो, आपको पे लिखना पड़ेगा। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पेड तो सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसका मतलब पेड यहां पर वर्ड गलत है, आपको पे करना पड़ेगा। अगेन इसका आंसर भी आपको डी लगाना पड़ेगा। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं एक बार ये हैव का आपका डाउट दूर कर देता हूं। देखो एक होता है हैज, एक होता है हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, इसमें भी हैड आता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैविंग होगी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब जिसके पीछे ईएस या एस लगा होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका हैज। तो ये होता है। तो अगर आप हैव कहीं लगा रहे हो तो वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहां पर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका डी आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप देखेंगे टोटल आपके यहां पर 4 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट एक एरर का क्वेश्चन हो रहा है, इसको बनाओ, फिर मैं पूछूंगा 5 में से कितने नंबर आए आप लोगों के। कोई गुप्ता जी हैं? अनिल गुप्ता जी, बताता हूं, है ना? क्या बात है। देखिए आज सुबह एडिटोरियल वाली क्लास में कौन कौन था, या कल आरबीआई वाली क्लास में कौन कौन था, आप याद करो।
कल आरबीआई वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्कोप होता है। क्या स्कोप होता है? एक तो ये वाला क्वाइट होता है और एक ये वाला क्वाइट होता है। जिसके लास्ट में ई आता है उसको अपन यूज करते हैं एक्सट्रीम डिग्री के लिए, एक्सट्रीम डिग्री के लिए यूज करते हैं। और जिसके लास्ट में टी आता है उसको अपन साइलेंस के लिए यूज करते हैं। उस दिन आरबीआई असिस्टेंट में मतलब कल ये एरर नहीं आई थी, लेकिन वो कंसेप्ट आपने उस दिन रिवाइज करा था, वो कंसेप्ट आज आपका यूज हो गया इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग क्राइम इन मुंबई। तो इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग क्राइम इन मुंबई कोई दिक्कत, कोई एरर की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल पुलिस, पुलिस के बाद कैन आ गया, कैन के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि कैन एक मोडाल है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसने क्वाइट लिखा हुआ है, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये रही देखो वर्क की फर्स्ट फॉर्म बी, ये आ गई वर्क की फर्स्ट फॉर्म बी। अब आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा सकते हो? आप एडवर्ब ही लगा सकते हो। तो आपने देखा क्लियरली लिखा हुआ है एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाइट जब आपने देखा तो क्वाइट में पीछे टी आ रहा है, इसका मतलब साइलेंस आ रहा है। क्या यहां पे साइलेंट की बात हो रही है? चलो चेक करते हैं साइलेंटली की बात हो रही है क्या यहां पर। तो आपने देखा लोकल पुलिस कैन बी एज इफेक्टिव यूजिंग सर्विलेंस। तो यहां पर साइलेंस चुपके की बात होगी, चुपके चुपके बात होगी, या यहां पर क्वाइट एक्सट्रीम डिग्री की बात होगी? तो एक्सट्रीम डिग्री की बात होगी, इसलिए यहां पर कोई साइलेंस या साइलेंट से रिलेटेड सेंस नहीं आएगा। मतलब ये जो क्वाइट है गलत है, बी में एरर है, तो आपका आंसर यहां पर बी आ जाएगा। मतलब यहां पर कौन सा क्वाइट आएगा? ये वाला क्वाइट आएगा, और ये भी अपने आप में एडवर्ब होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट टाइप में आपने कितने में से कितने सही करे, कितने गलत करे। और डायरेक्शन आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है, एग्जाम में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्शन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप आपके सामने आ रहा है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। इसको बनाइए, मैं टाइमर लगा देता हूं। चलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, आज इसको बनाते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़ लें। कैन रिप्लेस लिखा हुआ है, हाँ सर कैन रिप्लेस मतलब जो बोल्ड है उसको रिप्लेस करना है। पहले देखते हैं बोल्ड गलत है या नहीं है। अगर ये गलत नहीं होगा तो हमारा आंसर ई होगा। चलो रीड करते हैं। द मिनिस्टर स्पोक अबाउट ऑनेस्टी वाइल। तो बोला जा रहा है जो मिनिस्टर है वो ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा था, कब? वाइल अवॉइडिंग टू आंसर। तो ध्यान रखिएगा एक वोकैब होती है अवॉइड, इस अवॉइड के बाद आपको डायरेक्ट अगर वर्ब लिखनी है तो आपको जिरेंड लिखना पड़ेगा। अब जिरेंड क्या होता है? जिरेंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आप टू नहीं लगा सकते, इसका मतलब अवॉइड के बाद टू आते ही यहां पर ये गलत हो गया। अवॉइड की कोई सी भी फॉर्म, चाहे अवॉइडेड हो, अवॉइडिंग हो, अवॉइड हो, अवॉइड्स हो, कुछ भी हो, तो आपको टू नहीं लगाना है। तो इसका मतलब ये टू की वजह से गलत हो गया। इसका मतलब ई आंसर नहीं होगा। नो करेक्शन कर मतलब करेक्शन तो करना पड़ेगा। फिर आप फटाफट आए, आपने देखा ये अवॉइडिंग लिख रहा है, क्या अवॉइडिंग आना चाहिए? वाइल अगर लगा हुआ है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वाइल के बाद अगर हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसका मतलब ये है अगर यहां पर वाइल लिखा है तो वाइल के बाद आएगी तो आईएनजी फॉर्म ही। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म दे रखी है, हाँ दे रखी है, ये आंसर हो सकता है। ये भी अवॉइडिंग है, ये भी आंसर हो सकता है। टू अवॉइड नहीं होगा क्योंकि वाइल के बाद टू नहीं आएगा, सीधा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अवॉइडेड तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो डी वाला आंसर गलत हो गया। अब या तो ए है या तो बी है। अब कैसे पता चलेगा? अवॉइडिंग के बाद मैंने आपको कहा जिरेंड आता है, ये रहा जिरेंड। ए आंसर इसका हो गया कंफर्म, बी गलत हो गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। क्या क्लियर है? अब अगर आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट सीखने हैं एक ही बारी में, वैसे आप फ्री में भी सीख सकते हैं यूट्यूब पे लिखिएगा एरर डिटेक्शन, है ना, आगे मेरा नाम लिख देना, एरर डिटेक्शन मैराथन बाय वरुण सर।
सारी मेरी एरर की क्लासेस आ जाएंगी। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज सीखना चाहते हैं तो मैं 9 तारीख से मंजिल बैच स्टार्ट कर रहा हूं, उसके अंदर सब कुछ सीक्वेंस में सिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के ले सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ सीक्वेंस में आप लोगों को दे दूंगा, सारी बातें मैं उसमें बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, इस वजह से ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर देना। अब देखिए, आपने एरर डिटेक्शन अभी भी करा था, उसका रिवीजन हो गया। आपने यहां पे देखा इफ लिखा हुआ है, इफ द मिजरली लैंडलॉर्ड वॉज अ मैन ऑफ वर्च्यू। तो आपने देखा कि यार यहां पर लैंडलॉर्ड की बात हो रही है, और लैंडलॉर्ड क्या है, माइजरली है। अब माइजरली बोलिए, मिजरली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वॉज अ मैन ऑफ वर्च्यू, ही वुड नॉट चार्ज द ऑर्फन फॉर ब्रीथिंग। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है, अगर सुनिएगा बहुत ध्यान से, he would not charge the orphan for breathing। यहां पर बोला जा रहा है if the miserly landlord was a man of virtue। तो बोला जा रहा है यार वो जो कंजूस लैंडलॉर्ड था, अगर वो वर्च्यू, मतलब वर्च्यू का मतलब अच्छा होता है, अगर वो अच्छा होता तो वो चार्ज नहीं लेता ऑर्फन से, मतलब अनाथ से, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा इफ आ रहा है, नहीं होता, नहीं होता इसका मतलब इमेजिनेशन है। इफ आ गया, इफ के साथ वॉज लगता ही नहीं है, इफ के साथ वर लगता है। तो आपने देखा इफ एरा, इसके साथ इज लगा हुआ है, नहीं हटा। इफ के साथ वर लगा हुआ है, हाँ ये आ सकता है। फिर यहां पे आपने वर देखा, तो वर के बाद वर की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बिन बैठेगा नहीं, वर के साथ हटा दो। इफ यहां पे लगा हुआ है, हैज नहीं बैठेगा, हटा दो। तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया, बात खत्म। क्लियर है सभी को, बताइए। हाँ, स्कूल का एक और मीनिंग मैंने बताया था पहले। आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बी ऑप्शन आ गया। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं एक बार बता देता हूं। देखो, स्कूल के दो मतलब होते हैं। एक तो स्कूल आपको पता है, जो हम स्कूल जाया करते थे। एक स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश, ये हम नाउन में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ फिश, तो ग्रुप ऑफ फिश को भी अपन क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए फटाफट। अब देखो, तुम्हारे साथ पता है क्या हुआ है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा तुम्हारे साथ एग्जाम में ना हो, इसलिए मैं बार बार क्लास में करवाऊंगा, बार बार मॉक टेस्ट में तुम्हारे साथ ये धोखा होगा। अभी चिंटू जी का आना बाकी है ना। धीरे धीरे आज मैं 100% डाउनलोड हो गया हूं। अब चिंटू जी भी डाउनलोड होकर आपके सामने आने वाले हैं। चिंटू जी कब आते हैं, जब एक न्यू फीयर अनलॉक होता है, तब चिंटू जी आते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको चिंटू जी के बारे में पता है। नए स्टूडेंट को देखो आगे, देख रहे हो आप चैट में चिंटू जी आ गए, कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट को बता दिया जाएगा चिंटू जी कौन है, आ जाइए। अच्छा, मेरा एक प्लान है, क्या मैं एक चिंटू जी बैच लेकर आऊं। चिंटू जी बैच क्या होगा मैं थोड़ा बता देता हूं, फिर इस पे आते हैं। चिंटू जी बैच होगा जिसमें मेंस के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी, जिसमें आप लोग फंसेंगे, आपको लगेगा अरे तो बहुत इजी है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो चिंटू जी का एक बैच मैं बनाने की सोच रहा हूं, जिसमें हम उस बैच का नाम ही रखेंगे चिंटू जी बैच। उसमें सारी ट्रिक्स का मतलब सारी ट्रिकी क्वेश्चंस, जो लगने को लगेगा बहुत इजी है लेकिन वो गलत हो जाएगा, और मेंस के क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप लोग बताइएगा क्या ऐसा कर दें। चलो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, देखते हैं। देखो, कैन नॉट रिप्लेस का मतलब क्या है। कैन नॉट रिप्लेस का मतलब ये है कि कोई ऐसा आंसर दो,
कोई ऐसा आंसर दो जिसको हम लगा ही नहीं पाए। ठीक है, कोई ऐसा आंसर दो। अरे सॉरी, कैन नॉट रिप्लेस का मतलब ये है कि भाई आप ये बताइए कि यहां पर जो फ्रेज लिखी हुई है इससे हम कौन सी फ्रेज को रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी फ्रेज है जिसको हम इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। आ जाओ समझते हैं। यहां पे बोला जा रहा है द प्राइम मिनिस्टर मैंडेटेड दैट द जर्नलिस्ट सीज ऑल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंट्रोवर्शियल। अब इसको समझना क्या कहा जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये मैंडेट करा है। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को उन्होंने ऑर्डर दिया, कोई चीज को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, किसी चीज को उन्होंने इंसिस्ट करा। इंसिस्ट मतलब जोर देना, तो मैंडेट करना, इंसिस्ट करना, है ना, रिकमेंड करना, ये सब आ जाते हैं आपके सबजंक्टिव मूड में। सबजंक्टिव मूड। तो ये सबजंक्टिव मूड क्या होता है? ये सबजंक्टिव मूड जो है ये आया था OICL के प्री से। OICL के प्री में एक एग्जाम हुआ था OICL का। अब मुझे अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा कि OICL का एक ही एग्जाम होता है या प्री और मेंस दोनों होते हैं, लेकिन एक OICL का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें ये कंसेप्ट आ गया था। तो ये कंसेप्ट ये कहता है जब भी इंसिस्टेड दैट आएगा, मैंडेटेड दैट आएगा, रिकमेंडेड दैट आएगा, है ना, या फिर और क्या हो सकता है यहां पर, और ये भी हो सकता है कि वहां पर बोला गया इंसिस्टेड दैट, मतलब कुल मिलाकर के जोर दिया जाता है। रिकमेंड बोल दिया, मैंडेट बोल दिया, इंसिस्टेड दैट बोल दिया, इंसिस्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने क्या बोला? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मतलब हमारे को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है जरा चेक करते हैं। ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे को ऐसा आंसर देना है कैन नॉट बी रिप्लेस, जो रिप्लेस नहीं हो सकता। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर है, हाँ, इसका मतलब ये भी आ सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहां पर देखो शुड लिखा हुआ है, यहां पे सीज लिखा हुआ है, यहां पे सीजेज लिखा हुआ है, तो यहां पर शुड, सीज और सीजेज। तो मेन वर्ब हमारे को चाहिए। मेन वर्ब अगर हमारे को चाहिए तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, ये भी नहीं आ सकता, और यहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके दो आंसर बन रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा एग्जाम में आ जाए तो हम इसको ज्यादा गलत मानेंगे इसके कंपैरिजन में। तो हमारे को एक ऐसा आंसर लगाना था जो रिप्लेस नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। मैं वापस से बता रहा हूं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया। मैं वापस से बता रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है। देखिए, पहले डायरेक्शन पढ़ो। डायरेक्शन ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन देना है जो हम रिप्लेस ना कर सकें। रिप्लेस ना कर सकें इसका मतलब ये है हमारे को एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि इनकरेक्ट हो, जो कि गलत हो। जब हम इधर आ रहे थे तो इधर कह रहा था कैन रिप्लेस। कैन रिप्लेस का मतलब जो सही है उसको रिप्लेस करना था। यहां पर इफ है तो वर्ब वाला रिप्लेस होना था, ठीक है। यहां पर कह रहा है एक ऐसा ऑप्शन दो जिसको हम रिप्लेस ना कर सकें। रिप्लेस ना कर सकें इसका मतलब इनकरेक्ट वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो चलो आ जाओ चेक करते हैं। हमने ये रूल पढ़ा, ये रूल है सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड ये कहता है जब मैंडेटेड होगा, इंसिस्टेड होगा, प्रपोज्ड होगा, रिकमेंडेड होगा, तो इसका मतलब आगे अगर आप सब्जेक्ट लिखोगे तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यह है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे को आंसर क्या देना है? इनकरेक्ट वाला आंसर देना है। तो हमने देखा यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब है मतलब ये इनकरेक्ट है, गलत है ये, तो ये आ सकता है, हाँ ये आ सकता है। तो मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और हमारा आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। फिर आपने देखा यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म किसको कहते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं। हमारे को तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब इधर आओ, यहां पे लिखा हुआ है बी, तो बी अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बी होता है, एक बिन होता है, और एक बीइंग होता है, ठीक है, और इज होता है, एम होता है,
ये सब क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब क्या होते हैं, सॉरी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इज एम आर सिंगुलर फॉर्म, इज एम सिंगुलर फॉर्म है। बी क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन हो गया, बीइंग हो गया। तो ये ऐसे साइकिल चलती है यहां पर, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बी आ रखा है, बी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सही है, तो हमारे को सही वाला आंसर नहीं लगाना है, हमारे को कैन नॉट रिप्लेस लगाना है। तो अगर बी वर्ब आ रही है तो बी वर्ब यहां पे जा सकती है, और बी अगर लगाओगे तो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो करेक्ट आंसर है, हमें इनकरेक्ट वाला आंसर देना है। फिर इधर आओ, सीज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी करेक्ट है, ये भी हम नहीं लगा सकते। अब हमारा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। जब शुड आ रखा है तो शुड का मतलब आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, ये भी गलत है। और आपने इसमें ऐसे लगा दिया मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, ये भी गलत है। अभी इसके आंसर दो हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं दोनों में से एक ही चूज करना है, तो हम ये वाला चूज करेंगे जिसमें एस फॉर्म लगी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभी के लिए वो बी होगा। क्या क्लियर है, बताइए फटाफट। रूल समझ में आया या नहीं आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करो फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे ले आया हूं। इसको बनाओ आप लोग। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, इंसिस्टेड, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया इंसिस्टेड, और इसके बाद डैट आ रखा है। इधर आओ, प्रीवियस क्वेश्चन का है, कोई बात नहीं, अभी ये पीछे नहीं जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, फिर हो जाएगा सही। इंसिस्टेड डैट, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है हिज सेक्रेटरी बुक, हिज सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी बुक, तो इसका मतलब ये है कि सीक्रेट बुक नहीं है, सेक्रेटरी, तो उसकी कोई सेक्रेटरी होगी। तो यहां पर बुक की बात हो रही है, बुक का मतलब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आपको पता है जब भी इंसिस्टेड डैट लिखा होता है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रूल कहता है, चाहे यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आगे बोला जा रहा है अ फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास टिकट जो थी उसने बुक करी, तो वैसे क्या होना चाहिए था, यहां पर बुक्स होना चाहिए था जब नॉर्मल सेंटेंस होता। अब अगर इंसिस्टेड डैट आ गया तो इसका मतलब हम एस फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल ये कहता है जब भी आप इंसिस्टेड डैट लगाओगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट का नेचर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर, ओके। तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तब जाकर के क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। लेकिन हमारे को आंसर में क्या देना है, कैन नॉट रिप्लेस। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है वो आंसर होगा। अब इधर आ जाओ आप, तो यहां पर आपने देखा इंसिस्टेड डैट लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर भी इंसिस्टेड डैट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसिस्टेड डैट के बाद आपने हिज सेक्रेटरी देखा, ठीक है। फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाना मतलब ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, ये हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद आप यहां पर आए, इंसिस्टेड डैट हिज सेक्रेटरी बुक्स आ रखा है यहां पर भी वर्ब की ईएस और एस वाली फॉर्म है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारे को कैन नॉट रिप्लेस वाला आंसर देना है, मतलब जो गलत होगा वो आंसर होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप यहां पे देखो इंसिस्टेड के बाद ओन आ गया, तो जैसे इंसिस्टेड के बाद ओन आ गया, डैट हट गया, तो ये रूल भी हट गया। फिर तो ओन के बाद आपने देखा हिज सेक्रेटरी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसका मतलब ये तो सही है, और सही वाला आंसर नहीं देना हमारे को, तो कैन नॉट रिप्लेस वाला देना है। यहां पर वॉज लिखा हुआ है, तो किम वॉज इंस्टेंट डैट, तो किम वॉज इंस्टेंट डैट हिज सेक्रेटरी, तो ये भी सही है, क्योंकि वॉज के बाद आपने कहा इंस्टेंट डैट हिज सेक्रेटरी बुक आ, तो यहां पर देखो हिज सेक्रेटरी के बाद आपने फिर बुक लिखा, और इंस्टेंट डैट भी कहीं ना कहीं इंसिस्टेड डैट से ही बना है,
यहाँ पे इंसिस्टेड अपन ने एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा, ये खुद ही एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका मतलब इंसिस्टेड दैट के बाद अगर आपने सब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मतलब ये भी सही है, हमारे को गलत वाला आंसर देना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर मैं कहूं कोई एक चूज करो तो आप लोग सी को चूज करोगे क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। बताओ क्लियर है क्या? फटाफट। बहुत तगड़े क्वेश्चन आ गए। कोई दिक्कत? वापिस से ये वाला कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, वापिस से सुन लीजिए, वाला कंसेप्ट से रिपीट कर रहा हूं। देखो, इंसिस्टेड दैट जब आएगा तो रूल ही कहता है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान में रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है उसमें ईएस और एस नहीं लगा होना चाहिए, ना उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो आपने देखा सर यहां तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये गलत है, और जो गलत है वही आंसर होगा क्योंकि कैन नॉट रिप्लेस बोल रखा है। फिर आपने देखा सर यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी ईएस और एस वाली फॉर्म है, मतलब ये भी गलत है, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि कैन नॉट रिप्लेस डालना है। इंसिस्टेड ऑन है तो वाला रूल काम नहीं करा, मतलब ही सही है। इंसिस्टेंट दैट, ये भी इसी का रूल है। यहाँ पे इंसिस्टेंट एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये भी सही है। हमें गलत वाला आंसर देना है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूंगा? जिसमें एस लगा हुआ है वो चूज करूंगा, मतलब मेरा आंसर सी होगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। अगर आप बोलेंगे ये क्वेश्चंस मैं और ऐड ऑन कर दूंगा आगे आने वाली क्लास में, अब आप फिलर बनाइए, एग्जाम लेवल के फिलर आपके सामने। हाँ भाई, देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। डबल फिलर है, रीड करते हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से अगर कट हो रहा होगा तो कट करेंगे। ड्यूरिंग द रीसेंट फ्लड इन केरला, तो अभी रिसेंट जो फ्लड्स आई हैं केरला के अंदर, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस लेटेस्ट आर्टिकल्स में से बने हुए हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है। फिर आपने देखा जो रेस्क्यू टीम्स थी वर सीन वेडिंग थ्रू। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए वेड थ्रू क्या होता है, वेड थ्रू क्या होता है। यहां पर वेड थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, या आप ये कह सकते हैं वेड का मीनिंग क्या होता है। वेड का मीनिंग होता है पानी में से, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ उसमें से आप निकल रहे हैं, चल के निकल रहे हैं पानी में से, तो उसको अपन वेड कहते हैं। तो वेड थ्रू इसका मतलब भरे हुए पानी में से वो लोग निकल रहे हैं। वोटर लोग जो पानी भरा हुआ था स्ट्रीट्स में, तो उसके अंदर से वो लोग निकल रहे थे। टू डैश स्ट्रैंडेड रेजिडेंट्स, स्ट्रैंडेड मतलब जो फंसे हुए रेजिडेंट्स थे, जो अटके हुए रेजिडेंट्स थे, तो वो क्या करने जाएंगे, जो फंसे हुए रेजिडेंट्स थे उनको क्या करने जाएंगे, बचाने जाएंगे। डिलीवर, क्या उन्होंने कोई जोमेटो से पिज्जा मंगाया जो उनको डिलीवर करने जाएंगे? कुछ नहीं, तो ये डिलीवर वो क्या गया। इवेड का मतलब क्या होता है? इवेड का मतलब होता है भाग जाना। इवेड इज इक्वल टू एल्यूड इज इक्वल टू एस्केप। ठीक है, तो भागेंगे नहीं वो, हेल्प कर दें, हाँ हेल्प आ सकता है। उसके बाद असिस्ट करने, उनको असिस्ट करने जाएंगे कि ऐसे ऐसे सिस्टम ऑन करो, ऐसे लाइट ऑफ करो, ऐसे बाहर आओ। असिस्ट नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे, तो असिस्ट नहीं आ सकता। रेस्क्यू, हाँ भाई रेस्क्यू आ सकता है। अब आगे बढ़िए। वाइल वॉलेंटियर्स वर्क टू रिमूव फॉलन। अब देखो वाइल पॉजिटिव नेगेटिव भी करता है, लेकिन वाइल ये भी बताता है एक तरफ ये हो रहा है दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो बोला जा रहा है जो रेस्क्यू टीम थी वो तो उनको बचाने जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो वॉलेंटियर्स थे जो खुद की इच्छा से सामने आए मदद करने, तो वर्कड टू रिमूव, वो लोग काम कर रहे थे रिमूव करने का। फॉलन डैश ब्लॉकिंग रोड्स, तो फॉलन क्या था, गिरा हुआ क्या था, गिरा हुआ वेस्टेज था या गिरी हुई डेब्रिस थी? आप बताइए क्या आएगा, गिरा हुआ वेस्टेज या डेब्रिस? क्या वहां पे वेस्टेज गिरा होगा? मतलब जब फ्लड आएगा, मान लो फ्लड बाढ़ आ गई,
अब बाढ़ में फ्लड सोचेगी यार ये तो काम की चीज है इसकी, ये नहीं गिराते हैं, वेस्टेज गिराना है जमीन पे या वेस्टेज रोड पे गिराते हैं, तो वेस्टेज को थोड़े ना बाढ़ देख करके सेलेक्ट करेगी यार ये वेस्टेज है इसको रोड पे गिरा देते हैं। वहां पर डेब्रिस मलबा कुछ भी हो सकता है वो गिरा हुआ था, इसका मतलब इसका आंसर ई आएगा, सी नहीं आएगा। ये होता है लॉजिक। आई बात समझ में? बताइए। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि अगर यहां पर क्वेश्चंस रियल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो रियल कंटेंट के अंदर लॉजिक लगता है, रीडिंग लगती है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी लगता है। अगर आप लोग एआई जनरेटेड कंटेंट से पढ़ रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एआई जनरेटेड कंटेंट में ऐसा लॉजिक कुछ नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट वोकैबुलरी होती है और एग्जाम में डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं आती है। एग्जाम में यही लेवल आता है वोकैबुलरी का, आप लोगों को वहां पर कोई भी वोकैबुलरी ऐसी नहीं लगेगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस वोकैबुलरी से फेमिलियर होगे। अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसकी पहचान यही है, वोकैबुलरी इतनी टफ आएगी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ना कभी देखी होगी, है ना। और उसमें सेम ही चीज चल रही होगी, या तो सारे ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, एक ऑप्शन नेगेटिव होगा, फट से आंसर आ जाएगा, आराम से कैटेगरी बन जाएगी। यहां पे देखो कैटेगरी बनी लेकिन दो ऑप्शन में फंस गए आप, दो ऑप्शन में भी वेस्टेज लगाए डेब्रिस लगाए, सोचना पड़ गया और आप लोगों के आंसर गलत भी हो गए। यही होता है रियल एग्जाम का कंटेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2025 तक सारे एग्जाम दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको बनाइए। इसको बनाइए भाई। यहां पर हो सकता है आप लोग स्किप करें क्योंकि ये वोकैब अच्छी है, लेकिन ये वोकैब अपन ने कवर कर रखी है। आ जाइए, देखिए सुनिए। दी डैश साइज, अब कोई डैश साइज है किसका? ऑफ अंटार्कटिका अमेज्ड साइंटिस्ट। अब सुनना, अंटार्कटिका का कोई डैश साइज है, वो अमेज्ड कर रहा है साइंटिस्ट को। अब देखो साइज या तो छोटा भी हो सकता है, छोटे को मैं कैसे लिखूं, नेगेटिव लिख लेता हूं, या साइज बड़ा भी हो सकता है। यहां पे लिखा हुआ है शीर और यहां पे लिखा हुआ है शेयर, तो शीर और शेयर में क्या फर्क है? यहां पे मिनिमल लिखा हुआ है, यहां पे मैमोथ लिखा हुआ है, यहां पे बिगेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिनिमल का मतलब तो पता है छोटा, आपको मैमोथ का मतलब पता है बड़ा, बिगेस्ट का मतलब भी आपको पता है बड़ा। ये शीर का मतलब और इस शीर का मतलब क्या था? इसको अपन शीयर, इसको अपन शीयर पढ़ सकते हैं, इसको अपन शीर पढ़ेंगे, इसको अपन शीयर पढ़ सकते हैं, इसको अपन शीर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पर जो शीर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोई चीज कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब अपनी एब्सोल्यूट, अपनी एब्सोल्यूट डिग्री में है। एब्सोल्यूट डिग्री का मतलब क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूरी है। अच्छा, अब मान लेते हैं सर मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे वोकैबुलरी नहीं आती, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ, आप कुछ कर सकते हो, मैं बताता हूं क्या। सबसे पहले आपको यहां पर या तो नेगेटिव चाहिए या तो पॉजिटिव चाहिए, साइज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। आगे पढ़ो क्या लिख रखा है, वाइल्ड इट्स डैश वाइल्ड लाइफ मेड एक्सप्लोरेशन चैलेंजिंग। अब क्या बोला जा रहा है? लेकिन फिर भी वाइल्ड लगा है तो कुछ कॉन्ट्रास्ट करेगा, इसका जो डैश वाइल्ड लाइफ है वो एक्सप्लोरेशन को चैलेंजिंग बना रहा है। अब एक्सप्लोर करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं साइंटिस्ट को। अगर मान लो इसका साइज बड़ा है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का साइज बड़ा है तो उसको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, चैलेंजेस आएंगे। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोर करने में चैलेंज आ रहे हैं, इसका मतलब साइज छोटा है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को इसके वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने में चैलेंज आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर आपको साइज कम बताना है। कम साइज होने के बावजूद भी इसका जो कम साइज था उसने साइंटिस्ट को अमेज करा, उसके बावजूद भी साइंटिस्ट को एक्सप्लोर करने में दिक्कतें आ रही हैं, मतलब यहां पर छोटा साइज आएगा।
तो छोटे के लिए क्या मिनिमल लगा सकते हैं। मिनिमल का मतलब क्या होगा, ना के बराबर। तो ना के बराबर तो यहाँ पर बात बनेगी नहीं क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, तो अपन ना के बराबर वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। मेमोथ आ नहीं सकता बड़ा, बिगेस्ट आ नहीं सकता। अब इसका मीनिंग मान लेते हैं आपको नहीं पता और इसका मीनिंग मान लेते हैं आप लोग को नहीं पता। तो फिर अपन इधर आ जाते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है। स्कैंट का मतलब क्या होता है, स्कैंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी है। और स्पार्स का मतलब क्या होता है, स्पार्स का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में फैली हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एक कील है, ये कील है। अब अगर एक कील होगी तो आप लोग आराम से उठा लेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी कील्स पड़ी है, बहुत सारी कील पड़ी है, तो बहुत सारी जब कील होगी, छोटी छोटी कील्स होगी, दूर दूर होंगी, तो आपको उठाने में टाइम लगेगा क्योंकि कील क्या है, स्पार्स है, इधर उधर तितर बितर होकर के फैली हुई है। तो आप ये कह सकते हो दी शीर साइज, शीर का मतलब आप कह सकते हैं कि जो साइज था वो यहां पर कम था, छोटा था, उसके बावजूद भी यहां पर जो वाइल्ड लाइफ थी वो काफी टुकड़ों में फैली हुई थी, इस वजह से एक्सप्लोरेशन में चैलेंज आ रहे थे। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ये मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में डालूंगा, ये मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाल देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, जितना है अपने आप में पूरा है, एब्सोल्यूट, अपने आप में कंप्लीट होना। तो अपने आप में कंप्लीट होना, हमें यहां पर साइज को बताना है। साइज को बताना है मतलब साइज ऐसा है कि यार साइंटिस्ट अमेज हो गए थे लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, चैलेंज आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो उसकी वाइल्ड लाइफ थी वो टुकड़ों टुकड़ों में फैली हुई थी, स्पार्स हो रखी थी, स्कैटर्ड हो रखी थी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये क्वेश्चन टफ है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको बनाइए। 30 सेकेंड का मैं आप लोग को टाइम दे देता हूं। ये लो भाई, वोकैबुलरी का खेलता। हाँ भाई, इसका आंसर दो। आ जाइए, इसको समझते हैं। देखो, प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, तो बात हो रही है प्राइजेस की। ड्यू टू रिड्यूस सप्लाई, सप्लाई रिड्यूस है तो वेजिटेबल के प्राइस क्या होंगे, लॉकडाउन के दौरान बढ़ेंगे। तो रेज्ड आ सकता है, रेज्ड। अब आपको पता है रेज जब आता है जब हम खुद से कोई चीज बढ़ाते हैं। जब लॉकडाउन होंगे तो प्राइस अपने आप बढ़ी होगी भाई, जब सप्लाई कम होगी तो अपने आप प्राइस बढ़ेगी। ये मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, मार्केट में सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ गई, कोई खुद से नहीं बढ़ा रहा है, अपने आप प्राइस बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है रेस तो कभी आ ही नहीं सकता, हटा दो उसको। सोर आ सकता है, हाँ सोर आ सकता है। इंक्रीजेस आ सकता है, प्राइजेस है तो इंक्रीजेस कैसे आ जाएगा, हटा दो। स्पाइक डब आ सकता है, आ सकता है, एक्सपेंशन नहीं आएगा। या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड मैनी ट्राइबल फैमिलीज वर अनेबल टू, और बोला जा रहा है जो ट्राइबल फैमिलीज थी वो अनेबल थी टू डैश देम, उनको अफोर्ड करने में या उनको सोल्ड करने में, वो बेचेंगे नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड करने में वो क्या थे, अनेबल थे। बी आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ। चलिए 30 सेकेंड इसमें ही बहुत है, आ जाइए इसको बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकॉग्नाइजेशन, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेस रिकॉग्निशन है एंड अदर हाईटेक टूल्स, और जो अदर हाईटेक टूल्स हैं, आर डैश पुलिस, वो पुलिस के लिए क्या कर रहे हैं, एड। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर दोनों ही नहीं लगाना तो आप एडजेक्टिव लगा सकते हो क्योंकि आर दे रखा है, तो ये तो नहीं आ सकता। हेल्प आउट भी नहीं आ सकता क्योंकि या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या एडजेक्टिव, तो दो ऑप्शन तो कट गए आराम से पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से। आर है, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एडजेक्टिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों ही नहीं आ सकते, कट हो गए। राइजिंग, पुलिस, पुलिस को बढ़ा रहे हैं, नहीं। हेल्पिंग, हाँ। फैसिलिटेटिंग, हाँ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आगे बढ़ो।
पुलिस फाइंड क्रिमिनल्स डैश एंड मोर इफेक्टिवली। तो क्रिमिनल्स फास्टर या फिर असेट्स फास्टर आएगा, बच्चे बच्चे को भी पता है, इसका आंसर सी आएगा। कोई दिक्कत किसी को? बताइए। अब देखो मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहता हूं जो आप लोग नहीं समझते हैं। ये टाइप तो हो गया पूरा। अब हमारे पास आ रहा है आगे क्लोज टेस्ट। अब पहले मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि देखो YouTube पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, ऐसे आकर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और आप लोग करे जा रहे हो। आप लोग समझो, अगर आप क्लास को देख रहे हो तो आप उससे क्या सीख रहे हो, आप क्या अपने साथ घर पे लेकर के जा रहे हो। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपने अभी अभी देखा हमने कितने फिलर करे, हमने करे यहां पर 1 2 3 4 फिलर करे। तो जब आप पहले फिलर में आए, इधर आओ, पहले फिलर के अंदर आपने देखा आप 2 ऑप्शन में अटके। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार एग्जाम के अंदर जब फिलर आएगा तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर पाऊं, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। जब मैं 2 ऑप्शन तक पहुंच गया, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब मैंने जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको पीछे छोड़ दिया। अब मैं एवरेज स्टूडेंट के गिनती में आ गया। अब मुझे एवरेज से सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो अब मुझे इन दोनों ऑप्शन में से एक सही आंसर को निकालकर बाहर रखना है। उसके लिए फिर आपने दिमाग लगाया, इससे तो मैं नहीं निकाल सकता, रेस्क्यू और हेल्प दोनों आ सकता है, तो क्या इनकी मैं हेल्प ले सकता हूं? अगर वहां पर आप लोग को दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है तो आप लगाइए, नहीं तो आप स्किप करेंगे। फिर आप आगे आए, आपने कहा ये तो बहुत ही बेकार वोकैबुलरी है, सीधा इसको आप लोग स्किप मारेंगे, क्योंकि जब तक आपको वोकैबुलरी के मीनिंग नहीं पता आप गलत ही करेंगे। आप लोग उसको डायरेक्ट स्किप मारेंगे। जैसे ही आप इसको स्किप मारेंगे, आपके लिए 2 फ्री के नंबर पड़े थे, ये देखो ये डी फ्री का नंबर, सॉरी डी नहीं था इसका आंसर बी था, ये फ्री का नंबर बी, और यहां पर आओगे तो यहां पर सी फ्री का नंबर। तो आपने देखा 4 फिलर के क्वेश्चन में अगर आप वो टफ वाला छोड़ देते तो 4 में से 3 नंबर आपके पक्के थे। अगर आप सोचो नहीं मैं तो सारे करूंगा, तो वो जो आपने गलत करा होता, जो मैंने आपको कहा छोड़ने को, वो स्पार्स वाला, तो आपके माइनस हो जाते 0.25 नंबर, ऐसे आप सिलेक्शन से पीछे हो जाते। तो आप देखिए, अगर आपको कोई मॉक टेस्ट करवा रहा है, पहली बात एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है, दूसरी बात कि आप इससे क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहता है। क्वेश्चन का पैटर्न ही कहता है कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ टफ आएंगे, कुछ ट्रिकी आएंगे। टफ वाले स्किप करने ही नहीं है, जब आते ही नहीं है तो क्यों करें। और जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें से अगर मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूं तो मतलब मैंने एवरेज वाले स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया। अगर नहीं कर पा रहा हूं मतलब अभी भी मैं एवरेज वाली गिनती में ही हूं। तो यही तो हमें सीखना है कि सर ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है इसको कैसे टैकल करें, और सर ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा डिफिकल्ट हम छोड़ देते हैं। हमें वहां पे ये नहीं देखना है मुझे लग रहा है सही है, लग रहा है सही है इसका मतलब -0.25 है। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्लियर? अच्छा, अब क्लोज टेस्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। कुछ अगर स्टूडेंट अभी अभी आए हैं, देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार सर ये तो कोई भी कर देगा, आप तो है ना IBPS का एक फोटो खींच के स्क्रीनशॉट खींच के आपने लगा दिया, कोई भी कर देगा। तो उसको मैं बता देना चाहता हूं, ये हमने कोई फोटो वोटो नहीं लगाया है, हमारी खुद की वेबसाइट है studycube.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जब आप क्यूजेस में जाएंगे तो फ्री में ये एग्जैक्ट इंटरफेस IBPS का आपके सामने है। मैं एक बार दिखा देता हूं, ये देखो IBPS का एग्जैक्ट इंटरफेस। ये अभी जूम ज्यादा हो रखा है, इस वजह से आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है मैं स्क्रीनशॉट चिपका के ले आया, पहले ये पता है मैंने कब से स्टार्ट कर दिया ये इंटरफेस बनवाना, या ये इंटरफेस कब से मेरे माइंड में आया। ये मेरे माइंड में आ गया था 2018 में। 2018 के अंदर मैंने बात सोच ली थी कि यार अगर हमारे को रियल IBPS का इंटरफेस मिल जाता और हम रोज उसके ऊपर प्रैक्टिस करते, जब भी पढ़ रहे हैं वही इंटरफेस देख रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जाम ऐसा नहीं लगता है एग्जाम में पता नहीं कोई नई चीज आ गई, कैसे इसको हैंडल करूं, कहां पे जाके नेक्स्ट होगा, कहां पे जाके बैक होगा, कहां पे टाइम चलता है, कैसे स्क्रॉल होता है। तो ये चीज मैं 2018 में सोच बैठा था। ये 2018 से आज 2026 के अंदर ये चीज रियलिटी में बदली है। इतना फर्क है 2018 से 2026 आने में। जब मैं स्टूडेंट था, आज मैं इस लायक हो गया हूं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कि मैं आपको ये इंटरफेस दे पा रहा हूं। आप लोग जाइए, अटेम्प्ट करिए, ये मॉक फ्री पड़ा है। आप अगर मंजिल बैच में आते हैं तो उसमें सारे क्यूजेस, सारे मॉक टेस्ट आप लोग को इसी पैटर्न में, इसी इंटरफेस में मिलेंगे। और आप कंटेंट का लेवल चेक कर सकते हैं, कंटेंट का लेवल क्या है।
चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। दो 2018 से बात चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप जा सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आ जाइए इस क्वेश्चन को सुनिएगा। देखो, बनाने को हर कोई बना लेगा। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है 20 मिनट में 30 क्वेश्चन तक हर कोई पहुंच जाएगा, या 20 क्वेश्चन तक या 25 क्वेश्चन तक हर कोई पहुंच जाएगा। सर हमें आप नया क्या सिखा रहे हो? मैं आपको नया ये सिखा रहा हूं कि सबसे पहले आप ये हैबिट बना लो एक नजर यहां पे मारने की। एक नजर जैसे ही आप यहां पे मारोगे, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या? शेख वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती है, ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हो सकती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये आप स्कैन करने लग जाओगे। तो जैसे आप ये स्कैन करोगे, इसका मतलब मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। जहां वेरिएशन आ रहे होते हैं वहां हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे फायदा, वो सुनिए। आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द बिगेस्ट अर्थक्वेक, तो बात अर्थक्वेक की होगी। इन मोर देन अ डिकेड, तो अर्थक्वेक के लिए कोई वर्ब यहां पर आएगी। अब अगर अर्थक्वेक के लिए कोई वर्ब यहां पर आएगी, तो अर्थक्वेक सिंगुलर है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है। लेकिन अगर बात प्रेजेंट टेंस की हो रही होगी, तभी ये आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, ओके। तो आपने कहा द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन मोर देन अ डिकेड, पढ़ना भी है लेकिन माइंड में चीजें लेकर के चलनी है। इससे आप 20 मिनट में 30 प्लस पहुंच सकते हो, क्योंकि एसबीआई पीओ में 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का पेपर आएगा इंग्लिश का। व्हेन द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन मोर देन अ डिकेड, अर्थक्वेक की बात हो रही है। अब यहां पर कोई वर्ब आएगी, रशिया रिमोट कमचैटका पेनिसुलिया। अब ये कमचैटका पेनिसुलिया कोई जगह का नाम होगा इन जुलाई। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस अर्थक्वेक ने क्या कर दिया था, डैश कर दिया था इस एरिया को जुलाई के अंदर। जुलाई के अंदर मतलब पास्ट की बात है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं आ सकता। या तो रेटल्ड आएगा या तो मोडल्ड आएगा। मोडल का मतलब होता है, मोडल्ड ओन आता है, मोडल्ड ओन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन की बात नहीं हो रही है, रेटल्ड की बात हो रही है। मतलब उसने क्या कर दिया था, रेटल्ड कर दिया था। रेटल का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट डाल देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से आ गया था, तो उसकी वजह से अपन यहाँ पे रेटल्ड लगाएंगे। रेटल्ड का अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो हम कह सकते हैं नेगेटिव टोन है, और इसका मतलब होता है रशिया का जो रिमोट इलाका है पेनिसुलिया में, उसको इसने बहुत जोर से इंपैक्ट पहुंचाया था। क्लियर? रेटल्ड इसका आंसर आएगा। सी आ गई, बात खत्म, सी आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बना। और आप देख सकते हो, कल हमने आरबीआई असिस्टेंट का लेवल करा, आज एसबीआई पीओ का लेवल, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, आज इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो सुनिएगा, फॉर अर्थक्वेक्स, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेता हूं। इन जुलाई सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थक्वेक को देखते हैं, अराउंड द वर्ल्ड न्यू विथ इन मोमेंट्स, तो उनको विथ इन मोमेंट्स पता चल गया था। फॉर अर्थक्वेक्स बिग और स्मॉल, कहा जा रहा है चाहे अर्थक्वेक बड़े हो या छोटे हो, उनके बारे में बात हो रही है। सेंसर्स अराउंड द ग्लोब, जो सेंसर्स लगे हुए हैं अराउंड द ग्लोब, तो इस सेंसर की बात हो रही है यहां पर। इस सेंसर के लिए यहां पर वर्ब आएगी दी ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेमर्स का मतलब होता है कोई चीज, कोई किसी चीज को झटका देना, कोई चीज अनस्टेबल है, लड़खड़ा रही है, उसको अपन ट्रेमर्स कहते हैं। तो बोला जा रहा है ग्लोब डैश दी ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब अपन कह सकते हैं कोई झटका, कोई इंपैक्ट।
तो आप कह सकते हो जो सेंसर्स हैं अराउंड द ग्लोब वो डैश कर लेते हैं ट्रेमर्स को एंड रिले। अब देखो एंड के बाद यहाँ पे रिले लगा हुआ है, रिले यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और रीड करके अगर आप देख रहे हो तो सेंसर डैश कर रहे हैं ट्रेमर्स को, तो सेंसर क्या कर सकते हैं, रूल आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है, एक होता है, देखो एक होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है कोई भी चीज को लॉन्च करना, यहां पे लिखा हुआ है रूल आउट, तो रूल आउट का मतलब होता है, एक होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब आप कह सकते हो किसी भी चीज को लॉन्च करना। एक होता है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना। खत्म हो जाना को मैं क्या लिख सकता हूं, खत्म हो जाने को अपन लिख देते हैं, कोई चीज रन आउट हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब फिनिश, फिनिश लिख देते हैं, फिनिश। ठीक है। रूल आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपन ने बढ़ा दिया है, नहीं वो रोल ओवर होता है। एक होता है रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब होता है डेडलाइन को इंक्रीज करना, डेडलाइन को इंक्रीज करना, इंक्रीज करना डेडलाइन को, उसका मतलब होता है रोल ओवर। तो रूल आउट का मतलब अपन कह सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर के आना, रूल आउट का भी मतलब यही हो जाएगा। तो सेंसर ट्रेमर्स को लेकर के आ रहे नहीं, वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिटेक्ट लगाएंगे। एनालाइज नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ट्रेमर्स प्लूरल है और डोनेट का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डिटेक्ट आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ई आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं एक बार देख लेता हूं रूल आउट, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है रूल आउट। हाँ बाहर करना, याद आ गया। चलो रुको, एक बार आ जाओ, मेरे माइंड से रूल आउट स्किप हो रहा था। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। रूल आउट का मतलब होता है, मान लो कोई पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसमें 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ए बी और सी। मान लो एक दिन सी नहीं आया, तो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं कि यार सी क्यों नहीं आया, कहीं उसके घर में गेस्ट तो नहीं आए। तो ए ने कहा नहीं, गेस्ट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि उससे कोई मिलता जुलता नहीं है, उसके कोई गेस्ट ही नहीं है, वो अकेला ही रहता है। तो ये गेस्ट वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दो, हटा दो। तो किसी पॉसिबिलिटी को हटा देना, उसके लिए अपन रूल आउट यूज करते हैं। तो यहाँ पर रूल आउट कोई पॉसिबिलिटी को हटाने की बात नहीं हो रही, सेंसर जो है वो ट्रेमर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए डिटेक्ट आएगा। रूल आउट मेरे माइंड से स्किप हो रहा था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या लगा दिया मैंने, इसका आंसर आ जाइए, देखिए सी, ये रहा सी। तो रिले दैट इंफॉर्मेशन टू रिसर्चर्स। अच्छा रिले का मतलब क्या होता है, रिले का मतलब होता है कोई चीज पास करना, रिले का मतलब होता है पास करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेते हैं ट्रेमर्स को, और ये सेंसर पास करते हैं इंफॉर्मेशन टू रिसर्चर्स को। अब यहाँ पे पता नहीं क्या लगेगा, क्विकली एनालाइज द ऑब्जर्वेशन एंड इशू अलर्ट्स। वो ऑब्जर्वेशन को जल्दी से एनालाइज करते हैं और अलर्ट इशू कर देते हैं कि भाई अलर्ट है, यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन लगे हुए हैं, क्या विच आ सकता है, रिसर्चर्स है, ह्यूमन बीइंग है, तो विच नहीं आ सकता, हु आ सकता है, आ सकता है। व्हेन क्विकली एनालाइज नहीं बैठेगा, हुम भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एनालाइज वर्ब है, तो यहाँ पर हु आना बनता है, तो हु यहाँ पर आएगा। बाकी सारी चीजें गलत है, बी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ऐसे आपको पता होना चाहिए हर एक ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो रहा है। आ जाइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। डी रीड करते हैं, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पोइज टू, पोइज टू मतलब रेडी है,
टू मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अर्थक्वेक। बोला जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अब रेडी है मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अर्थक्वेक रिसर्च। तो अर्थक्वेक रिसर्च को लेकर के वो हर एक चीज बनाने के लिए लगभग रेडी है, मच फास्टर, बहुत तेजी से, जितना पहले होता था उससे बहुत ज्यादा तेजी से। एंड टू रीराइट रिसर्चर्स वेरी अंडरस्टैंडिंग, और वो जो रिसर्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है उसको रीराइट कर देगी ऑफ हाउ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक डैश। तो अर्थक्वेक क्या, अर्थक्वेक अकर्स नहीं आएगा क्योंकि अर्थक्वेक्स प्लूरल है तो अकर्स नहीं आएगा। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, अर्थक्वेक्स लास्ट नहीं आएगा, हैपन आ सकता है। अर्थक्वेक इरप्ट, इरप्ट ज्वालामुखी इरप्ट होती है, अर्थक्वेक इरप्ट नहीं होता, तो इसका आंसर डी आएगा, हैपन आएगा। ज्वालामुखी इरप्ट होती है, ठीक है, अर्थक्वेक इरप्ट नहीं होता है ना, ज्वालामुखी होती, वोल्केनो होता, तब आप इरप्ट लगाते। अभी आपको हैपन लगाना पड़ेगा कि वो रीराइट कर देगा एआई, कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग को, कि जो तुमने अंडरस्टैंडिंग बना रखी है ना कि अर्थक्वेक हैपन कैसे होते हैं, उसको रीराइट कर देगा, तो हैपन आएगा, डी आएगा। रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग ऐसे करो कि आगे सेंस आप लोग पकड़ पाओ, सिर्फ रेस में भागने के लिए रीड मत करो। आज ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ई ऑप्शन, ये रहा ई। तो अगर आप चाहें तो पूरा रीड करके फ्लो बना सकते हैं, नहीं तो आप ये जो सेंटेंस है यहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर कनेक्ट हो रहा है तो। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो पूरा रीड करना पड़ेगा। मैं पूरा रीड कर लेता हूं फ्लो बनाने के लिए। बाय यूजिंग अ सब फील्ड ऑफ एआई कॉल्ड मशीन लर्निंग, एक एआई की सब फील्ड है मशीन लर्निंग, सम साइंटिस्ट आर आइडेंटिफाइंग अप टू मिलियंस ऑफ टाइनी, मिलियंस ऑफ टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे, प्रीवियसली अनसीन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आए लेकिन बहुत ज्यादा कम थे, पता ही नहीं चला, इन डाटा गैदर फ्रॉम सिस्मिकली एक्टिव प्लेसेस। तो जो सिस्मिकली एक्टिव प्लेसेस है मतलब जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा हिलती हैं, उस जगह इन्होंने कुछ मिलियंस ऑफ टाइनी जो डाटा है वो इकट्ठा करा इन्होंने, ठीक है। दीज न्यू एंड इंप्रूव डाटाबेस, ये जो नया और इंप्रूव डाटाबेस था, आर हेल्पिंग रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स की हेल्प कर रहा है टू बेटर डैश। तो आपको पता है टू बेटर डैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू बेटर अंडरस्टैंड, ये तो सिंपल था। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, एनालिसिस नहीं, यहां पर आएगा आपके पास ई ऑप्शन, अंडरस्टैंड, ई इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट्स इट। एनालिसिस क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूं, सुनिएगा। एनालाइज होता अगर ई लगा होता, एनालाइज, तब वो वर्ब होता ना, ये तो नाउन है एनालिसिस, भाई ये तो नाउन हो गया। अंडरस्टैंड आएगा ना, टू बेटर अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल फॉल्ट्स अलोंग विच अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक्स की शॉर्ट फॉर्म है हैपन। तो यहां पे एनालिसिस नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा, जब अंडरस्टैंड दे रखा है तो, ठीक है। इसको बताइए। हाँ भाई, ये टाइप क्या है, ये वर्ड स्वैप है। चलो इस वर्ड स्वैप को बनाते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रीड करने से बन जाएगा ये। रीड करते करते आप कुछ ग्रामर के कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट 15 पीपल हैव बीन अटेंडिंग डेड, ये कौन सी बात हुई, कहा जा रहा है 15 पीपल हैव बीन अटेंडिंग डेड, मतलब मरे हुए पीपल अटेंड कर रहे थे क्या। संडे की जो शूटिंग अटैक हुआ बोंडी बीच पे, तो आपको पता है ये भी लेटेस्ट न्यूज है, तो यार मरे हुए लोग थोड़ा ना अटेंड करेंगे, मतलब यहाँ पे अटेंडिंग नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, कंफर्म्ड डेड। हाँ कंफर्म डेड आएगा, तो कंफर्म डेड आएगा तो बी से स्टार्ट होगा। बी से कौन सा ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है। अब आ जाओ पढ़ते हैं आगे। तो एटलीस्ट 15 पीपल हैव बीन कंफर्म्ड डेड इन संडे शूटिंग अटैक एट बोंडी बीच, मैनी वर अटेंडिंग एन इवेंट। हाँ मैनी वर अटेंड कर रहे थे इवेंट को, मतलब बी के बाद ये आएगा, सी आंसर इसका आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। टाइमर की इसमें जरूरत नहीं है, आप लोग के आंसर आते ही मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। आ जाओ,
ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बना सकते हो आप इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को गलत करवाने की कोशिश की गई है। देखो, द ग्लोबल ग्रोथ इन, अब ग्लोबल ग्रोथ किस में, क्लीन एनर्जी में हो सकता है, हो सकता है। ग्लोबल ग्रोथ इन रिन्यूएबल्स हो सकता है, हो सकता है। ग्लोबल ग्रोथ इन आउटपुट नहीं हो सकता। ए अपनी जगह सही है, बी भी आ सकता है। रीड करते हैं, द ग्लोबल ग्रोथ इन क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की जगह रिन्यूएबल्स भी आ सकता है, दोनों ठीक लग रहा है पढ़ने में। इज ड्रिवन बाय चाइना, तो बोला जा रहा है चाइना के द्वारा ये ग्रोथ आई है। क्लीन एनर्जी में, रिन्यूएबल्स में, दोनों एक ही बात है। विच इज, अब यहाँ पे विच लिखा हुआ है, तो विच इज, अब विच यहाँ पर किसके लिखा हुआ है, ग्रोथ के लिखा होगा। विच इज मैसिवली एक्सपेंडिंग इट्स क्लीन एनर्जी, नहीं, यहां पर चाइना के लिए विच आया है, क्योंकि हमने पढ़ के देखा, पढ़ के ही देखते हैं विच इसके लिए आया है, रीड करने से पता लग जाता है। विच इज मैसिवली एक्सपेंडिंग इट्स क्लीन एनर्जी, इसका मतलब यह है चाइना की बात हो रही है। चाइना जो है वो मैसिवली एक्सपेंड कर रहा है अपनी क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल्स बन रही है क्या, बात नहीं, क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल्स नहीं बन रही है। क्लीन एनर्जी दो बार नहीं आ सकता, तो क्लीन एनर्जी आउटपुट, इसका मतलब बी की जगह सी आएगा। तो बीच में सी कहां पर है देख लो, बीच में सी ये रहा और बीच में सी ये रहा। अब आगे बढ़ो, मतलब जो सी वाला है वो इधर आ गया। एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि सबसे टॉप पे रहना, लीड करना, सबसे ऊपर रहना। डोमिनेटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ आउटपुट नहीं, एक्सपोर्ट्स ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, यहां पर ये नाउन है, और इसके पीछे अगर तुमने रिन्यूएबल्स लगा दिया, ये भी नाउन है, और ये नाउन प्लूरल वाला नाउन है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। आप इसके पीछे रिन्यूएबल्स नहीं लगा सकते, मतलब क्लीन एनर्जी उठा करके यहां लगाना पड़ेगा। लास्ट में ए आएगा, मतलब इसका आंसर डी आएगा। क्लियर, आई बात समझ में, बताइए। आप लोग रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर अगर बी यहां आ जाए, रिन्यूएबल्स आ जाए, तो इस गलत नहीं हो जाएगा, भाई इस ग्रोथ के लिए आ रहा है। जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया कि आपको ये लगे यार इज आ रहा है तो यहां पे रिन्यूएबल्स नहीं आ सकता, प्लूरल है तो, लेकिन यहां पर इज तो आ ग्रोथ के लिए रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते समय मैं पॉइंट आउट करते रहूंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ फटाफट। मैंने कहा था ना वो अच्छा क्वेश्चन था। वर्ड्स ऐप में भी देखो आपको कितना कुछ सिखा दिया। अगले क्वेश्चन से टाइमर दे दूंगा। हाँ भाई, आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ। क्या कह रहा है अभी, फिल्म एंथुसियास्ट, जो फिल्म एंथुसियास्ट हैं, हु फेथफुली विजिट सिनेमास ऑन फ्राइडेज आर, अब आर आ रहा है यहां पर, इसके लिए देखो मैं आपको क्या कहता हूं। आप लोग क्या सोचते हो, जब रीड करना है तो ये रीड कर दिया, नहीं, जब भी रीडिंग करो तो रीडिंग का फ्लो बनना चाहिए। रीडिंग का फ्लो देखो मैंने कैसे बनाया, बात हो रही है जो फिल्म एंथुसियास्टिक हैं, आर नाउ बिकमिंग, अब वो क्या बन रहे हैं, अंडरवेलमिंग बन रहे हैं। यार वो कुछ चीज बन रहे हैं, अंडरवेलमिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बिकमिंग अंडरवेलमिंग का मतलब हो जाएगा कि भाई जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उससे कम। अंडरवेलमिंग एक नेगेटिव वोकैब है, अंडरवेलमिंग नहीं बैठेगा। तो फिर क्या लगा यहां पर, बिकमिंग प्लान, अब वो प्लान बन रहे हैं, नहीं, बिकमिंग अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब क्या हो जाएगा, आदी हो रहे हैं। तो बिकमिंग अकस्टम टू, तो वो आदी हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं तो बी पहले आएगा। बी पहले किसमें, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, तो वो अब आदी हो रहे हैं किसके, एन। एन के बाद आपको पता है प्लान नहीं आ सकता क्योंकि एन वोवल है, तो भाई ए ही आएगा। बी ए कहां पर है, बी ए ये हो रखी है, ये रहा आंसर, बात खत्म। इस तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो भाई आगे, आपके लिए मैच दी कॉलम रेडी पड़े हैं, तैयार पड़े हैं, बनाइए। पहले आप ये मैच दी कॉलम बनाइए, फिर मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा। कैसे लग रहा है भाई कंटेंट, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग चैट में।
चलिए अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे आप मेरे से पेड बैच में पढ़े, मेरा काम ये नहीं होता है कि यार एक क्वेश्चन आ गया चल इसका आंसर बता करके निकलो। मेरा ये काम होता है कि यार एक स्टूडेंट है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर एग्जाम में 20 मिनट में अगर वो 40 क्वेश्चन दे रहा है, तो भाई मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह तो 40 क्वेश्चन नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता है 40 के 40 क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। 40 में से ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, या उसमें कोई ट्रिक लग रही होगी जिससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इंग्लिश सिर्फ रीडिंग से होती है। अगर सिर्फ रीडिंग से होती है तो आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते क्या आया था। मेरा ऐसा मानना है। क्यों है मेरा मानना? क्योंकि मैं सारे एग्जाम देता हूं। मैंने 2025 में सारे एग्जाम दिए, सारे प्री क्लियर करे हैं, मेंस भी क्लियर कर सकता हूं, लेकिन जानबूझ के मेंस क्लियर नहीं करे। तो इसका मतलब यह है कि हर क्वेश्चन में हमें रीड नहीं करना है, जहां टाइम बच सके वहां टाइम बचाना है। तो उसके लिए आपको वो फंडे, वो तरीके पता होने चाहिए। जैसे आपने देखा यहां पर टू है, वोक अप टू, मैंने देखो कुछ नहीं पढ़ा, वोक अप टू। अब आपको पता है टू के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो नाउन आएगा। वोज नहीं आ सकता, सर्व्ड नहीं आ सकता, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है, इसको पढ़ ले। अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग इन 1950 द डीन ऑफ लंडन्स वेस्टमिनिस्टर एबे, तो वेस्टमिनिस्टर इसका नाम है, वेस्टमिनिस्टर एबे, वोक अप टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट एफर्ट्स। क्या यहां पर ये आ सकता है कि भाई अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग इन 1950 में ट्रम्प शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट एफर्ट्स टू टाइटन इमिग्रेशन रूल्स, क्या ये बात बन रही है? नहीं बन रही। इसका मतलब ए खराब है, ए किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। जब ए किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ए वाले ऑप्शन भी खराब है। सीओडी इधर भी है, सीओडी इधर भी है, कुछ भी कर लो, सीओडी तो बनेगा ही बनेगा। बीएफ को चेक कर लो, बीएफ सही है नहीं है। द कैंसिलिंग ऑफ ओथ सेरेमनीज इन जस्ट वन पार्ट is just one part of the F of the Trump administration latest efforts to tighten immigration rule। हाँ, बी और एफ बैठ सकता है, बैठ सकता है। ई आंसर इसका आ जाएगा। बात बताओ, आपने इस क्वेश्चन को करा 1 मिनट में, चलो कोई बात नहीं, आप थोड़े तेज थे। आपने इस क्वेश्चन को करा 40 सेकंड में, चलो आप और तेज थे। आपने इस क्वेश्चन को करा 30 सेकंड में, मैं इस क्वेश्चन को उड़ा रहूंगा 10 से 20 सेकंड के अंदर। ये 10-10 सेकंड मिलके 1 मिनट बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कब करना है? आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आप कहेंगे सर आप क्लास ले रहे हो इसलिए आप ये बना के लाए हो। एक काम करना, मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर करवाए हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर में जैसा एग्जाम में लिखा है मैथ्स दी कॉलम में वैसा लिखा है। एग्जाम में भी जब आप जाओगे, मेरी बात सुन लो, अभी 2026 का कोई भी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, जब आप जाओगे और अब तो आंसर की भी आएगी, ले भाई अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा जब आंसर की आएगी। इसका मतलब कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। मुझे पता है आंसर की आएगी, मैं पकड़ा जा सकता हूं, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब आंसर की आएगी तो उसमें ऐसे ही मैथ्स दी कॉलम में आपको आर्टिकल दा लगा हुआ मिलेगा। तो आर्टिकल दा से भी आप पकड़ सकते थे। आर्टिकल दा के बाद वोज नहीं आएगा, आर्टिकल दा के बाद सर्व्ड नहीं आएगा, आर्टिकल दा के बाद आएगा तो ट्रम्प आएगा। तो बी और एफ से पकड़ के भी आप जा सकते थे। क्या यहां तक क्लियर है? आपको पता है आंसर की आने से क्या क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। अब जब आंसर की आएगी तो सबके कंटेंट चेक हो जाएंगे, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसको बना। पूजा, मींस में बीएफ हमेशा रॉन्ग ही होता है। सही बात है, प्री में बीएफ सही होते हैं, मींस में रॉन्ग हो जाते हैं। प्री में जीएफ गलत हो जाता है बहुत बार। अब देखो इधर आओ, यहां पर क्या करें? अरे सर यहां पे तो देखो इन्होंने कोई हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, कोई क्लू ही नहीं। अब क्या करें? जब ऐसा आपके सामने आ जाए कि यार कोमा कोमा मतलब कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप एक काम कर सकते हो,
एक काम आप ये कर सकते हो, आपको जो सही लग रहा है, जो छोटा लग रहा है, जो ठीक लग रहा है, उसको उठा लो, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ना उन्होंने हमारे लिए। तो हम पढ़ लेते हैं, दी रैपिड डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स अक्रॉस पंजाब। तो जो रैपिड डिक्लाइन है, जब आप पढ़ रहे हो आपको ये बात ये दिमाग में होनी चाहिए कि यार मैं रैपिड डिक्लाइन पढ़ रहा हूँ, उसकी वर्ब मुझे चाहिए होगी। तो जो रैपिड डिक्लाइन आया है ग्राउंड वाटर लेवल्स में अक्रॉस पंजाब, अब इस डिक्लाइन के लिए कोई तो वर्ब आएगी, कोमा लगा हुआ है, अब कोई तो वर्ब आएगी। तो देखते हैं ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है। ए के साथ आप देख सकते हो डी जुड़ा हुआ है, ए के साथ डी को पढ़ते हैं, हैज रेज सीरियस कंसर्न। ले भाई बात खत्म, सीरियस कंसर्न रेज हो गई। तो ए और डी बन सकता है, ए और डी बन सकता है, ए और डी बन सकता है। बी और एफ को पढ़ लेते हैं। तो प्री में वैसे बी एफ सही होते हैं, बी एफ कभी भी गलत नहीं निकले, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे गलत है नहीं है। एक्सपर्ट्स वॉन्ट दैट इफ एक्सेसिव बोरवेल, बोरवेल का मतलब आपको पता है ना, बोरिंग जो जमीन में से पानी आता रहता है 24 घंटे, उसकी बात हो रही है। एक्सपर्ट्स वॉन्ट दैट इफ एक्सेसिव बोरवेल एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू अनचेक्ड, अगर ये कंटिन्यू अनचेक्ड रहा, अब देखो इस एक्सपर्ट की नहीं कंटिन्यू अनचेक्ड, तो यहाँ पे एक्सेसिव बोरवेल के लिए अनचेक्ड आया, तो एक्सपर्ट ने ये वॉर्न करा अगर ये एक्सेसिव बोरवेल एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू अनचेक रहा, तो ये बोरवेल अगर अनचेक रहा तो बी के बाद एफ लगा रहा है। एक्वाफायर्स इन नॉर्दर्न इंडिया में कोलैप्स परमानेंटली, तो एक्वाफायर्स का मतलब पानी से रिलेटेड हो गया, बी और एफ भी बैठ गया, ले भाई सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। बात खत्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर सिर्फ आ करके बेवकूफों की तरह क्वेश्चन आंसर सोल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में भी देखेंगे एग्जामिनर क्या सोचता है, एक स्टूडेंट कैसे सोच सकता है, कैसे हम टाइम कम कर सकते हैं, सारी स्ट्रेटेजी हम समझेंगे। और क्वेश्चन को भी इसी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन इसको बना, यहां पर भी लास्ट में कोमा लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं कर सकते अपन। तो इसका मतलब ये है, रीड कर लो, इंडियाज रैपिड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल, तो रैपिड एडॉप्शन के लिए कुछ आएगा। तो ए के साथ क्या है, डी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल कैश इन अर्बन, तो डिजिटल और कैश को रिड्यूस कर रहा है, सही बात है भाई, ए और डी आएगा। ए और डी इधर भी है, इधर भी, बी और एफ पढ़ लो, वापस बी और एफ आ गया। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम क्लाइमेट साइंटिस्ट, क्लाइमेट साइंटिस्ट की तरफ से बार बार इनको वार्निंग मिली है। पॉलिसी मेकर फेल टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन इमिशंस, फिर भी पॉलिसी मेकर फेल हो गए एक्ट डिसाइसिवली, मतलब वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब इसका भी आंसर डी हो जाएगा। दैट्स इट, ये थी आज की दोस्तों हमारी क्लास। में चेक कर लेता हूं क्लास खत्म हो गई ना, जी हाँ, ये थी आज की हमारी क्लास। आप देख लो, मैंने बीच में सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई कराई, क्वेश्चंस करवाए, और कुछ बीच में मैंने बात नहीं करी। अब आप लोग चले जाना, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, प्रमोशन आपके जाने के बाद करूंगा, टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, मन लगा के पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को जो कंटेंट मैं पेड बैच में जिस मन से बनाता हूं, जैसे मैं पेड बैच में पढ़ाता हूं, वैसे ही मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। मैं यूट्यूब के ऊपर जब भी ऐड करूंगा अपने कोर्सेज की, वो मैं आप लोगों को बोलने के बाद ही करूंगा, देखो अब मैं ऐड कर रहा हूं, जिनको कोर्स नहीं लेना, कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, जा सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन अर्निंग के लिए, सिस्टम रन करने के लिए मुझे कोर्स तो सेल करने पड़ेंगे, और कोर्स तो मैं सेल करूंगा, वो मेरा प्रोफेशन भी है, टीचिंग भी है और कोर्स भी मुझे सेल करना है। मेरा जो घर है और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसी से चलेंगे, तो कोर्सेज तो अपन सेल करेंगे बाद में, लेकिन पहले एक काम की बात सुन लो। काम की बात यह है दोस्तों कि मैंने यहां पर जो आप लोगों को कंटेंट दिखाया है, तो ऐसा नहीं है कि YouTube पर है तो सर आपने ऐसा बना दिया। मैं आप लोगों को पेड में भी ऐसे ही इंग्लिश के मॉक टेस्ट बना करके दूंगा। मैं बता देता हूं कितने मॉक टेस्ट आप लोगों को पेड बैच में मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को पीओ लेवल के प्री के 10 मॉक टेस्ट प्री के, उसी के साथ जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, जैसे यहाँ पे सॉल्व करवाया। अब देखो यहाँ पे आरसी सॉल्व नहीं हो रहा, आरसी भी यूट्यूब पे करा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन पेड बैच के अंदर जो मॉक होगा उसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा, जिसमें आरसी भी होगा और पैराजंबल भी होगा। साथ ही साथ मेंस के मैं आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट दूंगा इंग्लिश के। ये सब कहां मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा मंजिल बैच के अंदर। और आप लोग देख सकते हो, मैं चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं मैं 20 मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन
जब मैं 20 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं 30 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं बोलूं आपको मैं 50 मॉक टेस्ट दूंगा, इसका मतलब वो फटाफट गए एक बेस्ट मॉक टेस्ट बना दे भाई एसबीए पीओ प्री का। फिर क्या करूंगा मैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि लो आ जाओ बच्चों 50 मॉक टेस्ट मेरी तरफ से, या मैं आपको ये बोलूं ये लो 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मुझसे ले लो, फ्री में दे रहा हूं पेड बैच में, इसका मतलब मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं गया लैपटॉप पे बैठा 100 क्वेश्चन बना एसबीए पीओ प्री के 2026 के हिसाब से 100 क्वेश्चन बना के दो मेरे को, तो मैं एआई पे टाइप कर रहा हूं और एआई मुझे दे रहा है, मैं वो क्वेश्चन छाप रहा हूं और बोल रहा हूं 1000 क्वेश्चन फ्री में ले लो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उतना ही कमिट करूंगा जितना मैं कर सकता हूं, जितना हम बना सकते हैं खुद से। तो पीओ लेवल के आपको मंजिल बैच के अंदर 10 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा जो सेम ऐसे ही होंगे, उसके अंदर लेवल अलग अलग होगा। लेवल 1 पे हम खेलेंगे, लेवल 2 पे हम खेलेंगे, लेवल 3 पे हम खेलेंगे। एक जेन्युइन बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर हूं, तो मैं जो भी बातें करूंगा जेन्युइन करूंगा। मुझे कोई हाई फाई अपने आप को नहीं दिखाना, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपने आप ये चीजों को मानोगे और इसको फॉलो करोगे। तो बस आज की क्लास मेरी तरफ से यही थी। अब जो स्टूडेंट पेड बैच ले चुका है या जिसको पेड बैच के बारे में नहीं सुनना है वो जा सकता है, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी मैं बता देता हूं पेड बैच में है क्या सीन। देखो पेड बैच का ये सीन है, अभी अभी फरवरी के अंदर ही मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी क्लासेस यूट्यूब की मेरी स्टडी क्यूब पे होगी, यूट्यूब पे जिसपे आप एक क्लास देख रहे हैं। अब स्टडी क्यूब पे ही मेरी सारी पेड बैच की क्लासेस आएंगी। अब सारे कोर्सेस मेरे स्टडी क्यूब पे ही मिलेंगे। ये है मेरी वेबसाइट studycube.in। studycube.in में जब आप कोर्सेस के अंदर आएंगे तो कोर्सेस के अंदर एक कोर्स यहाँ पे मेरा पड़ा है जिसका नाम है मंजिल बैच। इस मंजिल बैच के अंदर आप लोगों को आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सबके कोर्सेस ऑटोमेटिक इसके अंदर मिलते रहेंगे। एक बार बैच लेना है, अलग अलग जब एग्जाम आएंगे तो आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अभी फिलहाल क्या पड़ा है, इसके अंदर जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी मैं दिखा देता हूं। इसके अंदर आपकी क्लास स्टार्ट होगी 9 तारीख से। अभी मैंने टाइम 3 बजे का रखा है, मैं टाइम चेंज कर सकता हूं, आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी 9 तारीख से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मंजिल बैच 2026 की। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सब कुछ होगा। प्रैक्टिस, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे को तो प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो प्रैक्टिस बैच भी इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर प्रैक्टिस बैच आएगा। हाँ, अगर इन फ्यूचर कभी मुझे अलग से प्रैक्टिस बैच निकालना हुआ तो मैं निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक ही कोर्स है मंजिल बैच। अभी के लिए एक ही कोर्स है मंजिल बैच। इन फ्यूचर हुआ तो मैं कर दूंगा प्रैक्टिस बैच अलग, लेकिन अभी तो सब कुछ इसी के अंदर आएगा, मंजिल बैच के अंदर आएगा। जब आप रिकॉर्डेड में जाओगे तो यहां पर मैंने एक सिस्टम बनाया है, स्टडी क्यूब इंप्लीमेंटेशन सिस्टम। ये सिस्टम मैंने खुद की टीम को बिठा करके पूरा प्रॉपर आईबीपीएस का इंटरफेस तैयार करवाया है। इसके अंदर आप लोग को एग्जैक्ट आईबीपीएस का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को जितने भी टॉपिक होंगे, अभी ये नाउन के, प्राउन के, एडजेक्टिव के, सब ग्रामर के टॉपिक है। इसके बाद क्लोज टेस्ट भी होगा, इसके बाद एरर डिटेक्शन भी होगा, कनेक्टर्स भी होंगे, क्लासेस होंगी प्रॉपर। क्लासेस के बाद आपको इसके क्विज़ेस भी मिलेंगे, और अगर आप इसका इंटरफेस देखोगे तो आपको लगेगा आप एग्जाम में बैठे हो। और अभी इसके अंदर रीअटेम्प्ट मोड आना बाकी है। रीअटेम्प्ट मोड जैसे ही आएगा आपको मिल जाएगा, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, रीअटेम्प्ट मोड आ जाएगा। कोशिश ये करूंगा रीअटेम्प्ट इतना रख दें कि अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट हो, तो आप लोग अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर पाओ। ऐसा कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ये रहेगा। अभी जूम है, जूम कम करोगे। देखो, हैंड राइटिंग सैंपल, आप जब एग्जाम में जाते हो तो 5 मिनट का टाइम मिलता है अपना हैंड राइटिंग सैंपल सबमिट करने का। ये ले भाई, वो भी दे दिया। सोचो और क्या लोगे। इतना कुछ डीपली सोचा गया है। आप आगे का मेरा विजन आप लोग को पता ही नहीं है, आगे तक मैंने क्या सोच रखा है, धीरे धीरे बताऊंगा। आगे ऐसी ऐसी चीजें सोच रखी है मैंने कि इंग्लिश का मतलब होगा वरुण सर की क्लास, चाहे वो वाईटी पर हो या पेड पर हो। कभी भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, लाइव हूं, रिकॉर्डेड हूं, बस वही है इंग्लिश का मतलब। ये मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा। आप देखते जाओ आगे मेरा विजन क्या क्या है। वोकैबुलरी की दिक्कत है, मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को वोकैबुलरी की दिक्कत है। वोकैबुलरी के लिए भी तगड़ी चीज आ रही है मार्केट में, जो अभी तक इंडस्ट्री में नहीं आई है। ऐसा कुछ वोकैबुलरी के लिए आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये अभी के लिए मैं आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं दोस्तों।
बस यही थी इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल तक का भी कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। चाहे आप नाबार्ड की कर रहे हैं, हर एक लेवल का कंटेंट आप लोग को इसमें मिल जाएगा। लेवल वाइज मैं इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्लास लेकर के आऊंगा, डिटेल क्लास, उसमें मैं बताऊंगा बिगिनर्स को क्या करना है, कैसे मंजिल बैच को फॉलो करना है, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मंजिल बैच कैसे फायदे में है, वो क्लास भी बहुत जल्द आएगी। लेकिन ऑफर 10 तारीख तक ही है। 10 तारीख के बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगी और मैं बार बार प्राइजेस ऊपर नीचे नहीं करूंगा। मैं बता देता हूं 10 फेब को प्राइजेस बढ़ जाएंगी। कोर्स लेने हैं इस ऑफर में लेके रख लो। मैं फिर बता रहा हूं, ये रेट या ये प्राइस अब आपको नहीं देखने को मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और बोलो, ये प्राइस, अगर एक बार ये प्राइस बदली, इसके बाद इस प्राइस पे बैच कभी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। आप लोग घबराना मत, ये मत सोचना कि सर कई बार ऐसा होता है हम ले लेते हैं फिर बाद में वो बहुत कम कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, मैं उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा उनको लगे यार सर हमारे को तो महंगे में बेच दिया, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ये प्राइस अगर बढ़ा तो इसके बाद ये प्राइस नहीं आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है। बैच शुरू होगा 9 तारीख से, 9 फरवरी को हमारी पहली क्लास होगी। दैट्स इट। ये था आज का हमारा सेशन। ये पोस्टर है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। ये न्यू वेबसाइट है, वेबसाइट में क्विज़ेस फ्री पड़े हैं। कोर्सेस में जाकर के एक ही कोर्स है, कोर्स बाय करके रखो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे रखा है। क्या टेलीग्राम का पोस्टर मैंने लगाया? अभी नहीं लगाया, टेलीग्राम का पोस्टर लग जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर क्या मिलेगा, मैं पीडीएफ ये टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, आप ले लो, है ना। और इसी तरीके का कंटेंट आप लोग को मिलता रहेगा। यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मत लो। पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, मत लो। यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा। बस पेड बैच में क्या फर्क है, सबको जीरो से चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखा जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जैसी डिमांड होगी, मान लो अभी एसबीआई पीओ है, अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया, तो कुछ आरबीआई असिस्टेंट की क्लासेस चलेंगी, कुछ एसबीआई पीओ की भी क्लासेस चलेंगी, एसबीआई क्लर्क की भी क्लासेस चलेगी। यूट्यूब पर आपको पता है जैसा माहौल होगा वैसी ऐसी क्लासेस चलती रहेगी। पेड बैच में जो मैंने प्लान सोच रखा है, जिस माइंडसेट के साथ मैं जा रहा हूं, वैसे मैं आप लोगों को पेड बैच में दे पाऊंगा और सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, सारे रूल्स। अब जो स्टूडेंट है जिसने 31 से पहले मेरी क्लास ले रखी थी, है ना, उनको एक्सेस कैसे मिलेगा? तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में क्लास डाल रखी है, 11 मिनट की क्लास है, आप लोग उस आकर के देख लो। उसमें लिखा हुआ है ऑल माय एग्जिस्टिंग पेड बैच स्टूडेंट, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ये हमारा इंटरफेस रहने वाला है। ऐसे लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इंप्लीमेंटेशन सिस्टम ये मैंने पेड बैच के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक कमेंट मैं चाहूंगा आप लोग करें। कमेंट कौन सा? क्या यहां पर ये वाली लाइन हम बोल सकते हैं? क्या इस वाली लाइन पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूं? मैं कोशिश करूंगा इस लाइन पे मैं खरा उतरूं और अच्छा और मेहनत करूंगा। आज मुझे पता नहीं क्यों लगा, मैं आपको सच बता देता हूं, मुझे लगा आज मुझे थोड़ा सा लगा कि आज मैं वो पूरे प्रॉपर फॉर्म में नहीं हूं। अभी प्रॉपर फॉर्म में आने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा। और चिंटू जी भी बहुत जल्द आएंगे क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को।